हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए डॉक्टर अमित खांडल और इस वीडियो में मैं लाया हूं आप लोगों के लिए जीएसटी के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। हां दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर योर जुलाई 2020 एग्जाम, whether you are appearing for CA exams, CS exam or CMA exam, whether you are appearing for intermediate examination or final examination, these amendments are very important for all of you। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए और इन अमेंडमेंट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा दोस्तों, बिकॉज जीएसटी में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारे अमेंडमेंट्स दोस्तों मैं कवर करूंगा, एज वेल एज दोस्तों इसके बाद जो अनदर वीडियो होगा उसमें हम कस्टम के अमेंडमेंट्स को भी कवर करके चलेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, हम जितने भी अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे दोस्तों वो मैं आपको बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जब आप विद कॉन्सेप्ट पढ़कर जाओगे तो आपको एग्जाम में ये सारे अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से याद रहने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, इन योर एग्जामिनेशन 15 से लेकर और 20% तक आपके एग्जाम में अमेंडमेंट्स का कवरेज रहेगा, है ना। और मैं इन सभी अमेंडमेंट्स का जो पीडीएफ है उसका लिंक डियर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूं, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ जो कॉपी है उसको जरूर निकाल लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में जीएसटी के वो सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो इस बार के एग्जाम में हम लोगों से पूछे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो सप्लाई वाला चैप्टर है, ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं दोस्तों ये मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अमेंडमेंट्स विच आर रिलेटेड टू सप्लाई अंडर जीएसटी। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 7 में बताया गया है ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 7 है दोस्तों, वहां पर आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया गया है। और दोस्तों सप्लाई के कॉन्सेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ है दैट इज इन रिलेशन टू एल्कोहलिक लिकर। दोस्तों जब हम लोग सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि एल्कोहलिक जो लिकर है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स एल्कोहलिक लिकर पर ड्यूटी लगाने का जो पावर है दैट इज एक्सक्लूसिवली गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। ये पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है ना। ये आप लोग पहले से जानते हो, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। दोस्तों जो एक्साइज ड्यूटी होती है जो किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने या प्रोडक्शन करने पर लगाई जाती है, द पावर इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। उस पर जो सेल टैक्स लगेगा, जो वैट लगेगा, दिस इज द पावर, इट इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो माई डियर फ्रेंड्स, जीएसटी इज नॉट लिविएबल, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो दोस्तों एल्कोहलिक लिकर पर कोई ड्यूटी नहीं लगती है। दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि ये तो खैर हम सब लोग जानते हैं कि एल्कोहलिक लिकर पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। दोस्तों बात ये थी कि ये जो एल्कोहलिक लिकर होता है इसका लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, क्योंकि एल्कोहलिक लिकर एक ऐसी चीज है डियर जिसको ओपन नहीं कर रखा मार्केट में, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है डियर अगर इसका ओपन कर देंगे तो हर लोग इसका बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट इसका लाइसेंस देती है। इफ यू वांट टू डू alcoholic business, alcoholic liquor business, then you have to take license from the government. So my dear friends, यहां पर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था और वो इशू ये था दोस्तों कि ये जो एल्कोहलिक लिकर होती है इसका जो लाइसेंस दिया जाता है अगेंस्ट कंसीडरेशन। बहुत सारे लोग डियर इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा यू कैनॉट डू एल्कोहलिक लिकर बिजनेस। So my dear friends, question arise that any service by way of grant, दोस्तों सरकार आपको सर्विस दे रही है। देखो मैं एल्कोहलिक लिकर पर ड्यूटी लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट जो एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस देती है उस लाइसेंसिंग जो फीस होती है, वो जो एप्लीकेशन फीस होती है उस पर जीएसटी लगाया जाए या ना लगाया जाए। रीजन बीइंग दोस्तों कि लाइसेंसिंग जो एक्टिविटी होती है, किसी भी चीज को लाइसेंस के बेसिस पर देना, इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस।
जैसे माइनिंग का लाइसेंस होता है ना, गवर्नमेंट कई बार माइनिंग लाइसेंस देती है दोस्तों, और माइनिंग लाइसेंस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सो जस्ट लाइक दैट कि अगर गवर्नमेंट अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस दे रही है तो इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या इस पर जीएसटी लगना चाहिए? दोस्तों इस पॉइंट को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, और यह डिस्प्यूट अब खत्म हो गया है, क्योंकि इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 25/2019 आ गया है। अब आप कहोगे सर नोटिफिकेशन याद करना जरूरी है। दोस्तों नोटिफिकेशन का नंबर याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल है, और इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया दोस्तों कि सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी वॉट एवर नेम कॉल्ड, इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप लोगों ने सेक्शन 7(2) पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। 7(2) में क्या होता था डियर? 7(2) के अंदर 2 पॉइंट होते थे, 7(2)A और 7(2)B। दोस्तों 7(2)A में मैंने आप लोगों को एक नेगेटिव लिस्ट बताई थी, और मैंने कहा था कि ये वो सप्लाईज है जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और ना ही इन एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। लेकिन दोस्तों याद करो जो सेक्शन 7(2)B होता था, 7(2)B, उसके अंदर गवर्नमेंट किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या मान सकती है? नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, विच आर अंडरटेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज एन पब्लिक अथॉरिटी। तो दोस्तों यहां स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? यहां दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट एज अ पब्लिक अथॉरिटी लाइसेंसिंग का काम कर रही है, और लाइसेंसिंग का जो काम होता है, लाइसेंसिंग जो एक्टिविटी होती है, इट कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, इट कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि ये सप्लाई है, लाइसेंस पर देना सप्लाई है डियर, लेकिन यहां पर इसे नोटिफिकेशन निकालकर जो 7(2)B था, सेक्शन 7(2)B, जिसमें गवर्नमेंट किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस मानने से मना कर सकती है, वहां पर डियर इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया डियर। इसके पीछे रीजन ये था कि अल्कोहलिक लिकर का जो एक्सक्लूसिव राइट था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास था, और जीएसटी लगाने के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों का अप्रूवल चाहिए। तो यहां पर बात बनी नहीं दोनों में, तो फाइनली ये लिखा गया कि भाई डिस्प्यूट अराइज ना हो तो इसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही दोस्तों इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसके लिए डियर एक सर्कुलर भी आया बाद में, और वो सर्कुलर 11 अक्टूबर 2019 का है। वो आपको ये क्लैरिफिकेशन देता है डियर, सर्कुलर आपको एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए आया। पता है क्या क्लैरिफिकेशन था? क्लैरिफिकेशन ये दिया गया कि मेरे भाई ये जो लाइसेंसिंग एक्टिविटी है, ये जो एप्लीकेशन फीस है फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस, it is not to be treated as supply of goods, it is not to be treated as supply of service। बट ऐसा ना हो कि तुम किसी दूसरी लाइसेंसिंग एक्टिविटी को भी मना कर दो। दोस्तों केवल अल्कोहलिक लिकर के लिए मना है, बाकी चीजों के लिए मना नहीं है। आप मेरी बात को समझिएगा। सपोज करो गवर्नमेंट आपको माइनिंग राइट का लाइसेंस देती है, आपको किसी नेचुरल रिसोर्स को यूज करने का लाइसेंस देती है, आपको 3G 4G लाइसेंस देती है। तो डियर ये जितने भी लाइसेंस होते हैं जो बिजनेस एंटिटीज को दिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसीडरेशन, इसके लिए बकायदा पैसा लेती है गवर्नमेंट एज अ लाइसेंस फी, गवर्नमेंट उसके लिए रॉयल्टी लेती है डियर। तो उन चीजों पर तो जीएसटी लगेगा, उन्हें एक्सक्लूड नहीं किया है। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, कौन सा लाइसेंसिंग एक्टिविटी एक्सक्लूड किया है? इन रिलेशन टू अल्कोहलिक लिकर। इसका मतलब अदर देन अल्कोहलिक लिकर कोई भी लाइसेंस अगर गवर्नमेंट देगी, कोई भी आपको राइट देगी डियर, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। और मैं आपको डियर याद दिला दूं कि जो लाइसेंसिंग एक्टिविटी होती है, जहां पर गवर्नमेंट लाइसेंस देती है बिजनेस एंटिटीज को, उसके ऊपर आरसीएम लगता है। मतलब वहां जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी उस गवर्नमेंट की नहीं होती है, बल्कि वो जो बिजनेस एंटिटी है जो सर्विस को ले रहा है डियर,
वो इसका जीएसटी जमा कराता है। ये मैंने आरसीएम वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों सर्कुलर इसलिए लाया गया कि कहीं लोग इस नोटिफिकेशन का गलत मीनिंग ना निकाल ले, उसको क्लैरिफाई किया गया कि देखो भाई, ये जो एक्सक्लूजन है, ये जो सप्लाई की डेफिनेशन से जो आपको एक्सक्लूजन दिया गया है, दैट इज ओनली इन रिलेशन टू अल्कोहलिक लिकर, नॉट फॉर अदर थिंग्स, नॉट फॉर अदर थिंग्स। ओके सर। दोस्तों उसके बाद जो सेकंड क्लैरिफिकेशन सप्लाई के टॉपिक में आता है, वो है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। दोस्तों इस बात को समझाने के लिए पहले मैं आपको इसका एक लीगल बैकग्राउंड समझाता हूं। देखो जी बात क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों बात क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। क्या होता है डियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपोर्टर हैं डियर, वी आर एक्सपोर्टर। सपोज मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। मिस्टर ए कौन है जी? सर मिस्टर ए एक्सपोर्टर है। बहुत बढ़िया। कहां का है जी? इंडिया का है। इसने क्या किया जी, ये कुछ गुड्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करता है। कुछ गुड्स हैं जिसे ये इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करता है, यूएसए में एक्सपोर्ट करता है। अच्छा डियर एक बात बताओ, अगर आप मिस्टर ए हो और आप गुड्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करोगे, पहले इंडिया में बनाओगे और बनाने के बाद आप उसको इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करोगे, तो डियर एक बात बताओ, गुड्स बनाकर जैसे ही आप उसको एक्सपोर्ट करने के लिए लेकर जाओगे, इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों वो बिल्कुल सप्लाई ऑफ गुड्स है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि डियर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम किसी चीज को बना रहे हैं, बनाने के बाद हम उसका रिमूवल कर रहे हैं, इसके लिए हमें कंसीडरेशन भी मिल रहा है। तो सप्लाई होने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब यहां पर अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या थी डियर, वो सुनो। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम की रूट तक हमको जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, एक बंदा गुड्स बनाने के बाद उसका रिमूवल करता है इंडिया के बाहर, और वो जो रिमूवल करता है वो करता है सेंड द गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस समझते हो कि भाई सामने वाले को पसंद आएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, और सामने वाले को पसंद नहीं आएगा तो रिजेक्ट कर देगा और गुड्स लौटकर वापस आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेंड द गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम किसी गुड्स को बनाने के बाद उसको इंडिया के बाहर लेकर जाते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात और बताऊं आपको, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अगर आपको याद हो, इट इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई। दोस्तों जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब यह नहीं होता है कि उसका रेट जीरो है। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है कि कोई भी गुड्स जिसको आप इंडिया के बाहर लेकर जा रहे हो, मतलब आप उसको इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा दोस्तों एक्सपोर्ट की जो डेफिनेशन है कस्टम लॉ के अंदर, वहां पर यह लिखा है कि एनी गुड्स विच इज टेकन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडिया। वहां पर यह नहीं लिखा है कि बेचने के लिए लेकर जा रहे हो, कि बेचने के लिए लेकर जाना एक्सपोर्ट होता है, ऐसा नहीं लिखा है। और जीएसटी में भी डियर एक्सपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो एज पर कस्टम लॉ वाली ही ली गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो जीरो रेटेड सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई भी गुड्स अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करोगे दैट इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई। या आप इंडिया में सेज यूनिट को रिमूवल करते हो, सेज में रिमूवल करते हो, दैट वुड ऑल्सो माय डियर फ्रेंड जीरो रेटेड सप्लाई। तो दोस्तों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम किसी गुड्स को इंडिया के बाहर सेंड करते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ऑन अप्रूवल बेसिस, तो उसको एक्सपोर्ट माना जाए या उसको एक्सपोर्ट ना माना जाए, इसके ऊपर डियर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली बात जो क्लैरिफिकेशन दिया गया वो ये दिया गया कि भाई जब हम सेक्शन 7 को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
जब हम सेक्शन 7 को पढ़ते हैं उसमें लिखा है एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई इट मस्ट सेटिस्फाइड ट्विन टेस्ट। दोस्तों सप्लाई होने के लिए दो टेस्ट होना बहुत जरूरी है। पहला टेस्ट होता है कि कंसीडरेशन होना चाहिए और दूसरा होता है कि इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं गुड्स को सेंड करता हूं ऑन अप्रूवल बेसिस तो इसका मतलब वहां कोई कंसीडरेशन है ही नहीं भाई, अभी मुझे उसका कोई पैसा मिलेगा ही नहीं। अब आप कहोगे सर आपने तो हमको सप्लाई में वो वाले एक्टिविटीज भी बताए थे जहां कंसीडरेशन ना होने पर भी सप्लाई माना जाता है। मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ाए थे। कहां पढ़ाए थे सर? शेड्यूल नंबर 1 में पढ़ाए थे। शेड्यूल 1 में डियर मैंने आपको 4 ट्रांजैक्शन पढ़ाए थे जहां पर अगर कंसीडरेशन ना भी हो तो भी डियर हम उसको सप्लाई मानते हैं। जैसे पहला था कि भाई आपने किसी गुड्स का इनपुट क्रेडिट लिया हो और आप अब उसको डिस्पोज कर रहे हो, तो मैं तो कोई डिस्पोजल नहीं कर रहा उस गुड्स का, है ना। या बिजनेस बंद कर रहे हो तो मैं तो बिजनेस भी बंद नहीं कर रहा। दूसरा था डियर उसके अंदर भाई रिलेटिव के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो आपका, तो मेरा तो कोई रिलेटिव के साथ भी ट्रांजेक्शन नहीं है। तीसरा था डियर इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला, तो वो भी ऐसा कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मैटर नहीं है, ये तो गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जब शेड्यूल नंबर 1 पढ़ाया था तो शेड्यूल 1 के अंदर ये एक्टिविटी कहीं भी कवर नहीं है। देखो ऐसा मत सोचना कि विदाउट कंसीडरेशन हम कुछ भी दे देंगे तो सप्लाई मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। विदाउट कंसीडरेशन में तभी सप्लाई माना जाता है व्हेन योर एक्टिविटी, व्हेन योर ट्रांजैक्शन इज कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 1। दोस्तों अगर मेरी एक्टिविटी शेड्यूल नंबर 1 में कवर नहीं हो रही है तो मैं उसको विदाउट कंसीडरेशन होने पर सप्लाई नहीं मानूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने राइज किया है दैट इज नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 1, सो इट इज नॉट सप्लाई। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये शेड्यूल 1 में भी सप्लाई नहीं है और अगर मैं इसको नॉर्मली चेक करता हूं तो भी ये सप्लाई नहीं है। रीजन बीइंग कंसीडरेशन नहीं है। अच्छा, जीरो रेटेड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपने सेक्शन 16 में पढ़ा था। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है डियर कि कोई भी सप्लाई, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस जिसको आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप उसकी सप्लाई इंडिया में सेज के डेवलपर को कर रहे हो या सेज यूनिट को कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई, है ना। तो दोस्तों सप्लाई होने के लिए एक्सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और जब मैं एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ता हूं दोस्तों, जब मैं एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ता हूं तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया के बाहर लेकर जाना, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होना। तो दोस्तों अगर मैं गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर, अगर मैं गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर सेंड करूंगा तो TWI तो जरूर क्रॉस होगा। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, एट दिस मोमेंट वी कैनॉट से इट इज अ सप्लाई। दोस्तों वो तो सप्लाई नहीं है, जीरो रेटेड सप्लाई तो बहुत दूर की बात है। यहां पर लोग क्या कहते हैं कि साहब मैंने पसंदगी के आधार पर माल को भेजा, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, तो साहब इसको जीरो रेटेड सप्लाई मान लो और हमें जीरो रेटेड सप्लाई के जितने बेनिफिट्स होते हैं वो सारे दे दो। तो डियर यहां पर ये क्लैरिफिकेशन आया है बाय द वे ऑफ दिस सर्कुलर कि भाई ये तो सप्लाई ही नहीं है, तो जीरो रेटेड सप्लाई कहां से बन गई। आप अप्रूवल बेसिस पर गुड्स भेज रहे हो तो अप्रूवल बेसिस पर भेजना, अप्रूवल का मतलब ये है जी कि इस क्वेश्चन में गुड्स को हम इंडिया के बाहर लेकर जा रहे थे फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीबिशन, क्योंकि इंडिया के बाहर कोई एग्जीबिशन लगनी थी। अब एग्जीबिशन में क्या होता है डियर, कोई पता थोड़े ना होता है कि वहां जो बायर है वो आपका गुड्स परचेज करेगा या नहीं करेगा, ये पहले से कोई कंफर्म थोड़ी है। तो दोस्तों जब आप गुड्स को एग्जीबिशन के लिए इंडिया के बाहर लेकर जाते हो, आप उसको कंसाइनमेंट बेसिस के लिए लेकर जाते हो फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, इट इज नॉट सप्लाई, इट इज नॉट सप्लाई एक्सेप्ट व्हेन, हां अगर आप लेकर जा रहे हो और शेड्यूल 1 जो होता है विदाउट कंसीडरेशन वाले वो जो 4 पॉइंट है, अगर आप उनमें फॉल करोगे तो फिर भी विदाउट कंसीडरेशन होने पर सप्लाई माना जाएगा। अदरवाइज डियर हम इस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं मानेंगे। सिंस सच एक्टिविटी इज नॉट ए सप्लाई, द सेम कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई as per the provision contained in section 16.
तो दोस्तों हम इसको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं बोलेंगे। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं माइंड में। जैसे मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर एक बात बताओ, मिस्टर एक्स किसी गुड्स को यूएसए भेज रहा है, क्यों भेज रहा है जी? क्योंकि सर वो जो यूएसए है ना, वहां पर कोई एग्जीबिशन लगने वाली है। तो सर एक बात बताओ, ये गुड्स जब वहां पर सेंड किया जाएगा इन द यूएसए फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीबिशन, एट दैट टाइम इट इज नॉट सप्लाई। चलो सर मान लिया कि ये सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है जी? कंसीडरेशन नहीं है, और इट इज नॉट ए मैटर ऑफ शेड्यूल 1 ऑल्सो, विदाउट कंसीडरेशन मैटर, ये उसमें भी फॉल नहीं करता। ठीक है साहब, इसको सप्लाई मत मानो। अच्छा, जब सप्लाई नहीं मानोगे तो जीरो रेटेड सप्लाई भी कैसे मान लोगे? इसका मतलब आपको जो भी जीरो रेटेड सप्लाई के बेनिफिट्स हैं वो इसके ऊपर नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये राइज होता है, जो मेरे से किसी ने पूछा, उन्होंने ये कहा सर एक बात बताओ, अब ये गुड्स एग्जीबिशन में डिस्प्ले हो रहा है, ये जो गुड्स है ये एग्जीबिशन में डिस्प्ले हो रहा है। अब सपोज करो सर कोई बायर था, है ना, कोई बायर था और उस बायर को ये गुड्स पसंद आ गया और उसने इस गुड्स को वहां एग्जीबिशन में बाय कर लिया, उसने खरीद लिया। तो सर एक बात बताओ, अब जो गुड्स उसने खरीद लिया है, क्या उसे मिस्टर एक्स के लिए जीरो रेटेड सप्लाई मान लिया जाए? अब तो एक्सपोर्ट मान लो सर। तो दोस्तों आपका जवाब यहां पर क्या होना चाहिए? दोस्तों यहां पर दो व्यू थे। पहला व्यू तो क्या था? पहला व्यू था कि साहब इसको एक्सपोर्ट ना माना जाए। क्यों ना माना जाए? बोले साहब जब इसको लेकर गए थे उस समय तो ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं थी, वो तो बाद में वहां जाकर सेल हुआ, तो इसको एक्सपोर्ट मत मानो, इट इज नॉट जीरो रेटेड सप्लाई। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा करेंगे तो एक्सपोर्टर को बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर तो लोग एग्जीबिशन के लिए अपना माल लेकर ही नहीं जाएंगे, है ना। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ मैं आपको बताऊं, जो व्यू नंबर 2 था, व्यू नंबर 2, उस व्यू नंबर 2 में इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि एक बात बताओ दोस्तों, ये गया किस पर्पस के लिए था? सेल होने के लिए, और वहां बायर को पसंद आ गया। हां, अगर बायर पसंद ना करे और गुड्स लौटकर वापस इंडिया में आ जाए तो आप उसको एक्सपोर्ट मत मानो, आप उसको जीरो रेटेड सप्लाई मत मानो, आप उसको कोई बेनिफिट मत दो। लेकिन डियर अगर वहां गुड्स डिस्प्ले में है और बायर को पसंद आ रहा है, तो भाई अगर आप इसको सप्लाई नहीं मानोगे, अगर आप इसको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानोगे डियर, तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा डियर। तो गवर्नमेंट ने इसमें व्यू नंबर 2 लिया है। ये बात मैं आपको आगे चलकर जीएसटी अमेंडमेंट्स में दिखा भी दूंगा। तो फिर से मेरी बात को मैं रिपीट कर दूं डियर, कोई भी गुड्स अगर आप एग्जीबिशन में लेकर जा रहे हो तो एट दैट टाइम डियर हम उसको एक्सपोर्ट नहीं मानते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं डियर? बिकॉज वहां कंसिडरेशन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ मैटर ऑफ शेड्यूल 1। तो जब कोई चीज सप्लाई नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई भी कैसे होगी? लेकिन डियर अगर वो गुड्स बाद में किसी बायर को इंडिया के बाहर पसंद आ जाता है और वो उसको परचेज कर लेता है डियर, तो डियर इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अब यहां पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है, सर एक बात बताओ, हम जब इंडिया के बाहर लेकर गए थे तो मार्च में लेकर गए थे, लेकिन जो बायर को पसंद आया ना सर, वो तो अप्रैल में आया। तो सर एक बात बताओ, मार्च में तो हम इसको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं बोल सकते बिकॉज ये सप्लाई ही नहीं है, लेकिन सर अप्रैल में तो ये जीरो रेटेड सप्लाई बन जाएगी क्योंकि सामने वाला बायर इसको परचेज कर लेगा। तो सर इसको हम जीरो रेटेड सप्लाई मार्च की मानेंगे या अप्रैल की मानेंगे? फटाफट बताओ, मार्च की मानेंगे या अप्रैल की मानेंगे? तो दोस्तों मेरा जवाब है अप्रैल की मानना है। जिस पीरियड में बायर परचेज कर लेगा उसी पीरियड का जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। सपोज करो कुछ गुड्स अप्रैल में सेल हुआ एग्जीबिशन में और कुछ गुड्स मई में सेल हुआ, तो जितना गुड्स अप्रैल में सेल हुआ है उसे अप्रैल का जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा, जो गुड्स मई में सेल हुआ है उसको मई का जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यस सर, ये बात हमको समझ में आ गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आप लोगों को एग्जाम में याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जहां पर एग्जामिनर आप पर क्वेश्चन भी रेज कर सकता है। दोस्तों इन अमेंडमेंट्स को आप बार बार पढ़िए, इनके वीडियोस को बार बार देखिए, स्पीड को इंक्रीज करके देखिए, लेकिन जितनी बार आप वीडियोस देखेंगे अमेंडमेंट्स आपको याद होंगे डियर। और मैं फिर बता दूं 15 से 20% तक का पेपर इन्हीं अमेंडमेंट्स में से पूछा जाएगा। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, whether you are appearing for CA, CS और CM एग्जाम, you should be very very careful my dear friends। ये जो 3rd नंबर का अमेंडमेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाता हूं। मैं इसका बैकग्राउंड समझाता हूं, फिर हम इसकी लीगल जो लैंग्वेज है उसको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों होता क्या है मैं बताता हूं आपको। होता क्या है जी, जैसे आपने देखा होगा, सपोज करो कोई टेम्पल है, कोई गुरुद्वारा है ना, कोई भी मॉस्क्यू है, कोई भी चर्च है, ये जितने भी रिलीजियस प्लेस होते हैं, रिलीजियस, यहां पर क्या होता है कि कई बार बहुत सारे लोग जो डोनर होते हैं, डोनर, वो डोनर क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं। अच्छा, कई बार वो डोनेशन किस फॉर्म में देते हैं। सपोज करो जी किसी डोनर ने, जिसका नाम था जी रामलाल, डोनर का नाम क्या था, रामलाल ने क्या किया जी, अपनी माता जी की याद में, अपनी मदर की मेमोरी में एक वहां पर बिल्डिंग बना दी। और वो बिल्डिंग इसलिए बना दी कि भाई जो लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आते हैं तो वो वहां पर रुककर आराम कर सके। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मिस्टर रामलाल ने बिल्डिंग बनवा दी। अब बिल्डिंग बनाने के बाद क्या हुआ कि वो जो टेम्पल था, उस टेम्पल का जो ट्रस्ट था उसने एक स्टोन लगवा दिया, और उस स्टोन में ऊपर ही ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर एक स्टोन लगवाया जिसमें रामलाल का नाम लिखा गया कि भाई रामलाल के सहयोग से ये बिल्डिंग बनाई गई है। ऐसा आपने देखा होगा जब आप लोग किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हो तो वहां पर जो लोग डोनर होते हैं डियर, जो वहां पर एक तरह से सपोर्ट करते हैं मंदिर को, कोई सपोज करो जी वहां पर स्टेयर्स बनवा देता है, कोई मंदिर की छत डलवा देता है, कोई वहां पर बिल्डिंग्स बनवा देता है ना। तो दोस्तों जैसे कोई पानी की टंकी लगवा देता है वहां पर, कोई वाटर कूलर लगवा देता है। अच्छा, उस पे वाटर कूलर पर नाम प्लेट होता है उसका कि भाई फला फला आदमी ने अपनी धर्म पत्नी, अपनी जो माता जी है स्वर्गीय, उनकी याद में ये बिल्डिंग जो है बनाकर दी है, डेट वगैरह भी होती है ना। तो अब दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं इनको तो हमेशा ये लगा रहता है भाई कैसे भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अच्छा डियर, ये सब जीएसटी के बुक के लोग हैं। तो जीएसटी ऑफिसर्स क्या बोलते हैं कि देखो रामलाल, आपने पैसे दिए है ना, आप कह रहे हो जी ये तो डोनेशन है, बिल्डिंग बनाई है मैंने, लेकिन बोले ये डोनेशन जो आपने दिया है इन अ फॉर्म ऑफ बिल्डिंग और इन अ फॉर्म ऑफ मनी, बिल्डिंग बनाने के लिए, और इस बिल्डिंग पर रामलाल जी आपका नाम लिख दिया गया, आपका नाम लिख दिया उसके ऊपर। तो बोले एक तरह से रामलाल जी अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, रामलाल जी अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। और पब्लिसिटी के लिए इसलिए कि भाई यहां पर आने जाने वाले लोग रामलाल जी का नाम देखेंगे और रामलाल जी की पब्लिसिटी होगी। और ये बोले कोई डोनेशन नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का काम है। इट इज अ सर्विस गिवन बाय द टेम्पल और ट्रस्ट टू मिस्टर रामलाल। और देखो साहब यहां कंसीडरेशन भी दिया है, और इस कंसीडरेशन के बदले में रामलाल को पब्लिसिटी मिल रही है। तो बोले साहब ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, और इस सप्लाई ऑफ सर्विस के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, ऐसा डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स का मानना था डियर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा मानना था। तो दोस्तों यहां पर एक क्लैरिफिकेशन लाया गया, और ये जो क्लैरिफिकेशन है डियर, ये क्लैरिफिकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको क्लैरिफाई किया गया बाय दिस सर्कुलर माय डियर फ्रेंड। द सर्कुलर इज डेटेड 11 अक्टूबर 2019। और दोस्तों इस सर्कुलर में यह समझाया गया कि भाई एक बात बताओ, अगर कोई बंदा किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पर अपना नाम लिखवाता है, उसने नहीं बोला कि मेरा नाम लिखो, ये तो मंदिर जो ट्रस्ट था उसका ग्रेटिट्यूड था कि सामने वाले को एनकरेज किया गया भाई और भी लोग जब उसका नाम दिखेगा तो और भी बहुत सारे डोनर मंदिर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो दिस इज द पर्पज ओनली, इट इज अ ग्रेटिट्यूड, इट इज अ ग्रेटिट्यूड। तो बोले इसको सप्लाई नहीं माना जाना चाहिए।
इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। इस पर कोई जीएसटी की जो लिवेबिलिटी होती है वो नहीं बनेगी। हां दोस्तों, लेकिन एक बात बताऊं आपको, सपोज करो रामलाल ने कोई बिल्डिंग बनवाई और रामलाल का सपोज जी कोई बिजनेस है ना, और रामलाल जी क्या कर रहे हैं जी, अपने नाम के साथ में अपने बिजनेस का भी वहां नाम लगा रहे हैं, अपने बिजनेस का ऐड कर रहे हैं। ऐसे मैंने देखा है डियर बहुत सारे मंदिर्स में, उनमें क्या होता है वो फोटो लगा के और नीचे उसकी पूरी फर्म का नाम वगैरह होता है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल आप एडवर्टीजमेंट सर्विस मान सकते हो, क्योंकि यहां पर जो रामलाल था उसका पर्पस क्या था जी, बिल्डिंग बनवा दी, मंदिर के लिए डोनेशन दे दिया और बाहर अपनी फर्म का ऐड कर रहा है डियर। तो यहां पर ये शो होता है, देखो यहां पर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को अपने बेस्ट ऑफ द जजमेंट को लगाना पड़ेगा, उन्हें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को शो देखना पड़ेगा डियर। तो सामने वाले का ऑब्जेक्ट अगर ये नजर आता है कि वो ऐड कर रहा है, वो पब्लिसिटी कर रहा है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो सब काम कर रहा है डियर, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। आज मैं अमित खांडल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सपोज करो मेरे पास मंदिर वाले आते हैं और मैं कहता हूं जी एक जागरण के लिए साहब एक चेक दे दो आप 51,000 का, तो मैंने कहा जी मैं दे देता हूं, लेकिन मैंने कहा जी मेरी जो क्लासेज है ना उसका जबरदस्त ऐड होना चाहिए वहां चारों तरफ, तो डियर वो डोनेशन नहीं माना जाएगा, इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि डियर मेरा पर्पस वहां पर क्या है कि भाई मेरा एडवर्टीजमेंट हो, लेकिन मेरा सपोज करो ओनली नाम लिखा गया है, भाई इन्होंने सहयोग दिया सी अमित खांडल ने, है ना, कोई मेरी क्लासेस का वहां जिक्र नहीं किया गया है, तो डियर इट शुड बी ट्रीटेड एज ए ग्रेटिट्यूड एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो डियर यही बात आप लोगों को सर्कुलर में समझाई गई है। मैं एक बार आपको सर्कुलर का जो टेक्स्ट है वो भी पढ़कर सुना देता हूं। इंडिविजुअल डोनर प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प और अदर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और गिफ्ट to institutions such as religious institution, charitable institution, school, hospital, orphanage home, old age homes. The recipient जो institution होता है जिसने donation को लिया है, place a name plate और similar acknowledgement in their premises to express the gratitude. सामने वाले के gratitude को express करने के लिए वहां पर name plate लगाई जाती है। The name of the donor is displayed in the recipient institution in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy and it is not aim at giving publicity। दोस्तों ये ध्यान रखना, उसका जो एम है वो पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए, then it would be an advertisement or promotion of the business, then it can be said there is no supply of service for a consideration। आप ये नहीं कह सकते कि साहब डोनेशन इसलिए दिया था, देखो there is no obligation on part of the recipient of donation or gift to do anything is called supply of service, so there is no GST liability, there is no GST liability on such a consideration। दोस्तों आपको एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे गुड विशेष फ्रॉम मिस्टर राजेश, है ना, एक डिजिटल ब्लैक बोर्ड बनाया गया और उसको लिखा गया भाई इसको डोनेट बाई मिस्टर राजेश, है ना, डोनेटेड बाई श्रीमती मालती देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर, written on the door or floor of the room of a temple complex। in each of these examples ऐसा आपने देखा होगा डियर, आप लोग जाते हो, it may be noticed that there is no reference, no mention of any business activity of the donor। हाँ, अगर वहां नेम प्लेट लगाई जाती है और कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज का बखान किया जाता है, then it should be treated as an advertisement। but if there are no disclose of any business activity then it is only showing of gratitude my dear friend। ऐसा नहीं था कि भाई मेरा नाम लगाओगे जब भी मैं तुमको पैसे दूंगा, ऐसा नहीं था डियर, केवल ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए किया गया। तो दोस्तों when all the three conditions are satisfied, the payment has the gift of donation and the purpose is philanthropic, it is no commercial gain purpose and not advertisement, GST is not leviable। लेकिन जहां बिजनेस आता है डियर तो इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो फिर से सुन लो डियर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च के अंदर अगर आपका नाम लगाया जाता है और आपके नाम को शो किया जाता है कि आपने इतना पैसा मंदिर ट्रस्ट को दिया, आपको एक ग्रेटिट्यूड दिया जाता है, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, मंदिर ने आपको कोई सर्विस नहीं दी है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस का वहां एडवर्टीजमेंट करते हो, प्रचार प्रसार करते हो, जिसके लिए आप जीएसटी से बचने के लिए उसको एज ए डोनेशन दिखाना चाहते हो, तो दोस्तों उसे जीएसटी के एम्बिट में ले लिया जाएगा एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट मैं आपको बताऊंगा, ये जितने भी अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताए हैं दैट इज रिलेटेड टू सप्लाई चैप्टर, सप्लाई अंडर जीएसटी। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जो आप लोगों के स्टडी मटेरियल में है दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ जीएसटी माय डियर फ्रेंड। अब जो हम अमेंडमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इन रिलेशन टू चार्ज ऑफ जीएसटी। दोस्तों मैं चार्ज ऑफ जीएसटी के अमेंडमेंट्स भी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों याद करो आप लोगों ने कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ी थी, है ना। अच्छा, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं डियर जिन पर कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होता है। याद है आप लोगों को? हाँ सर याद है। कौन कौन से गुड्स थे डियर? जैसे आइसक्रीम हो गई, है ना, कोई भी एडिबल जैसे आइसक्रीम हो गई, पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया, गंदी गंदी चीजें, इनके ऊपर दोस्तों क्या होता था, इन चीजों पर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता था। आपको याद आ रहे होंगे दोस्तों। इसी लिस्ट के अंदर एक और आइटम को ऐड कर दिया गया है, एक और आइटम को ऐड कर दिया गया है जिस पर कॉम्पोजिशन स्कीम का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू आर नॉट एलिजिबल टू पे द कंसेशनल टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन। सर वो कौन सा गुड्स है बताओ जरा। दोस्तों विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 से एक आइटम और जोड़ दिया गया है जिसको बोलते हैं एरिएटेड वाटर। ये जो एरिएटेड वाटर होता है इसका टेरिफ आइटम नंबर भी दिया है। सर ये एरिएटेड वाटर क्या चीज होती है? दोस्तों याद करो, जैसे आप नींबू शिकंजी पीते हो, है ना, लेमन शिकंजी, तो उसमें एक वाटर डाला जाता है जिसमें हल्की हल्की गैस सी होती है। आपने देखा होगा सोडा वगैरह अपन पीते हैं, है ना, तो जो सोडा होता है डियर वो एरिएटेड वाटर होता है। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर एक गैस होती है डियर, है ना। फिर उसके अंदर अपन वो लेमन निचोड़ के और बढ़िया सी शिकंजी बनाते हैं, सोडा शिकंजी। तो वो जो सोडा शिकंजी के लिए जो वो वाटर यूज होता है वो नॉर्मल वाटर नहीं होता है डियर, इट इज एरिएटेड वाटर, क्योंकि उसमें कुछ गैस इन्वॉल्व होती है ना, कुछ गैस इन्वॉल्व होती है डियर। तो वो जो एरिएटेड वाटर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो एरिएटेड वाटर्स को बनाती हैं, जो एरिएटेड वाटर्स में डील करती हैं डियर, उन लोगों को ये वो मैन्युफैक्चरर हैं। मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है, ट्रेडर की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। अगर आप आइसक्रीम बनाते हो, आप पान मसाला बनाते हो, आप टोबैको बनाते हो, तो जो लोग इन चीजों को बनाते हैं उनको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता। दोस्तों उसी के अंदर एक और आइटम ऐड हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एरिएटेड वाटर। अगर आपकी फैक्ट्री है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आप एरिएटेड वाटर बनाते हो, तो डियर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट इफ यू आर ए ट्रेडर, अगर आप दुकान खोल के बैठे हो खरीदना बेचना, तो डियर फिर चाहे आप आइसक्रीम के ट्रेडर हो, पान मसाला ट्रेडर हो, आप एरिएटेड वाटर के ट्रेडर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। यस सर। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ एरिएटेड वाटर, ट्रेडर की बात नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरर ऑफ एरिएटेड वाटर will also not be eligible to opt for composition scheme। composition scheme का benefit नहीं मिलेगा। अच्छा दोस्तों ये जो RCM वाला चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो, सॉरी चार्ज ऑफ जीएसटी, इसके अंदर डियर मैंने आप लोगों को एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ाया था जिसको हम लोग RCM बोलते हैं, जिसमें क्या होता था कि जो सप्लायर होता था उस पर जीएसटी देने की जिम्मेदारी नहीं होती थी। जिम्मेदारी जो होती थी दोस्तों वो रेसिपिएंट पर होती थी, अगर आपको याद आ रहा हो। दोस्तों इसके लिए मैंने आपको सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) पढ़ाए थे सीजीएसटी एक्ट के, है ना, और उसका सिमिलर सेक्शन था आईजीएसटी में 5(3) और 5(4). दोस्तों ये जो सीजीएसटी का 9(3) और 9(4) था, इसमें आपको आरसीएम वाले केसेस बताए गए थे। अच्छा दोस्तों ये जो 9(3) सेक्शन था इसमें एक लिस्ट बनी हुई थी और उस लिस्ट के अंदर गुड्स के भी नाम मेंशन थे और दोस्तों सर्विसेज के भी नेम मेंशन थे जहां पर आरसीएम लगता है। गुड्स के नेम तो आपको याद नहीं करने हैं, ये तो क्लैरिफिकेशन आ गया है इंस्टीट्यूट से। लेकिन डियर वो जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज जिनकी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती थी जहां पर जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट पर होती थी डियर, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन जीएसटी सप्लायर जमा नहीं कराएगा, रेसिपिएंट कराएगा। ये लिस्ट मैंने आप लोगों को डियर 9(3) सेक्शन में पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो। 9(4) अलग मैटर था। 9(4) में तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड को सप्लाई देता था, वो अलग मैटर है। तो डियर मैंने आप लोगों को सेक्शन 9(3) जब पढ़ाया था
तो एक बहुत लंबी लिस्ट थी डियर, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी सर्विसेज के नेम बताए थे। दोस्तों वहां पर आरसीएम के अंदर कुछ न्यू चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो सारे अमेंडमेंट्स डियर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा इन रिलेशन टू सेक्शन 9(3). चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन भी हमारा 30 सितंबर 2019 को आया और ये सारे अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव माने जाएंगे डियर? 1 अक्टूबर 2019 से। तो आरसीएम जो चेंजेस हैं डियर वो 1 अक्टूबर 19 से एप्लीकेबल हैं। और मैं बता दूं डियर, इसमें जो पहला अमेंडमेंट आपके सामने आने वाला है दैट इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मेड ऑप्शनल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाई एन ऑथर by way of transfer or permitting the use or enjoyment of copyright relating to original literary work to publisher। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड क्लियर कर दूं, फिर मैं अमेंडमेंट के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। दोस्तों याद करो, मैंने आप लोगों को उस 9(3) जो सेक्शन था हमारा सेक्शन था ना 9(3), वहां पर हमारा एक सीरियल नंबर 9 था और उस सीरियल नंबर 9 पर आरसीएम लगता था, पहले से लगता था डियर। तो जो पहले से एंट्री ऑलरेडी थी दैट इज एंट्री नंबर 9। और उस एंट्री नंबर 9 में क्या होता था कि कोई भी म्यूजिक कंपोजर होता था, कोई भी फोटोग्राफर होता था, कोई भी आर्टिस्ट होता था जो कि अपना कॉपीराइट देता था यूज करने के लिए, इंजॉयमेंट राइट है ना, which is related to original dramatic musical artistic work to a music company producer। छोटे छोटे लोग म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, ये लोग अपनी सर्विस देते थे म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को। तो दोस्तों जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी सप्लायर पर नहीं होती थी, जिम्मेदारी होती थी दोस्तों रेसिपिएंट पर। हाँ, वो एक अलग बात है कि रेसिपिएंट का कहां होना जरूरी होता था, टैक्सेबल टेरिटरी में। आपको याद आ रहा होगा डियर, ये मैंने एंट्री नंबर 9 आपको पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 3 में। देखिएगा इसके अंदर डियर एक छोटा सा चेंज आया है, और वो छोटा सा चेंज क्या है डियर, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहां पर डियर एक नई एंट्री जोड़ दी गई है, और ये जो नई एंट्री यहां पर जोड़ी है दैट इज कॉल्ड एंट्री नंबर 9A। दोस्तों यहां पर एक एंट्री नंबर 9A जोड़ी गई है ना, एंट्री नंबर 9A। और उस एंट्री नंबर 9A में क्या लिखा गया है, एक नई एंट्री जोड़ी गई है, और वो जो नई एंट्री है डियर वो जोड़ी गई है कि कोई भी ऑथर, माय डियर फ्रेंड, ऑथर जो होता था ऑथर, तो सर एक बात बताओ, ऑथर का नाम तो वहां पर एक एंट्री नंबर 9A थी, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो ये जो एंट्री नंबर 9A है डियर, यहां पर हम बात करते हैं ऑथर की। ये जो ऑथर होते हैं बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, जैसे कोई बुक लिखने वाला पब्लिशर होता है डियर, जो किताब लिखता है। अच्छा, ऑथर किताब लिखने के बाद उसका जो राइट होता है वो किसको दे देता है, पब्लिशर को दे देता है। अच्छा, ये चीज पहले 9 में थी दोस्तों। ये जो 9A नाम की नई एंट्री जोड़ी गई है दैट इज ऑल्सो इन रिलेशन टू कॉपीराइट, दैट इज ऑल्सो इन रिलेशन टू कॉपीराइट। दोस्तों कोई भी ऑथर जो किताब लिखता है, जो बुक लिखता है, तो वो क्या कर सकता है डियर, जो किताब लिखने वाला व्यक्ति होता है, जो ऑथर होता है डियर, वो किताब लिखने के बाद, बुक लिखने के बाद उसका कॉपीराइट किसी पब्लिशर को दे देता है ना, विच इज ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, है ना। लिटरेरी वर्क का मतलब होता है कोई लिटरेचर, कोई साहित्य लिखा। तो दोस्तों ऑथर जो होता है वो एक तरह से पब्लिशर को सर्विस दे रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं जी। और इस एंट्री नंबर 9A में, ये एंट्री नंबर 9A आपने पढ़ी थी, है ना, इसको इंसर्ट कर दिया गया था। तो पब्लिशर जो होता था डियर, अगर पब्लिशर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो वही उसका GST जमा कराता था, बिल्कुल जी वही जमा कराता था। अब इन्होंने चेंज क्या किया है वो सुनो। आरसीएम तो पहले से लग ही रहा था, बुक पे भी लग रहा था, वहां एंट्री 9 में भी लग रहा था, एंट्री 9A में भी लग रहा था। इन्होंने जो चेंज किया है माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने जो चेंज किया है दैट इज इन रिलेशन टू
एन ऑथर कैन चूज टू पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। माय डियर फ्रेंड, इन्होंने क्या किया है डियर, कि ये जो ऑथर होता था, ऑथर, पहले डियर ऑथर को हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता था। अगर मैं ऑथर हूं, मैं किसी बुक को लिखता हूं और मैं उसका राइट अपने किसी पब्लिशर को देता हूं पब्लिश करने के लिए, तो दोस्तों वहां जीएसटी जमा कराने की जो जिम्मेदारी होती थी वो पब्लिशर की होती थी, है ना। लेकिन डियर अब इस ऑथर को ऑप्शन दे दिया गया है कि वो यहां आरसीएम की जगह फॉरवर्ड चार्ज भी लगा सकता है। क्या लगा सकता है दोस्तों? फॉरवर्ड चार्ज भी लगा सकता है, उसको ऑप्शन दे दिया। दोस्तों इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। दोस्तों जो एंट्री नंबर 9A है, याद करो, इस एंट्री नंबर 9A में क्या होता था डियर, सपोज करो जी कोई बंदा है, वो ऑथर है ना, ऑथर है भाई, मैं ऑथर हूं, सपोज करो जी मैं बुक लिखता हूं, ठीक है। अब दोस्तों जब मैं बुक लिखता हूं तो मैं बुक लिखने के बाद उसका जो पब्लिशिंग राइट होता है, पब्लिशिंग राइट, वो पब्लिशिंग राइट सपोज करो मैंने किसको दे दिया, टैक्समैन को दे दिया। टैक्समैन बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी है, मैंने अपनी बुक लिखी और मैंने उसका राइट टैक्समैन को दे दिया। तो दोस्तों होता क्या था, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको हम बोलते थे सप्लाई ऑफ सर्विस, है ना। और इस सप्लाई ऑफ सर्विस पर जो भी जीएसटी लगता था, जीएसटी, वो जीएसटी टैक्समैन जमा कराता था एज ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इसके ऊपर दोस्तों रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता था। जो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी होती थी वो डियर इस रेसिपिएंट की होती थी। मतलब ये जो रेसिपिएंट है, ये जो सर्विस को ले रहा है डियर, वही व्यक्ति इसका जीएसटी जमा कराता था, बिल्कुल। तो दोस्तों उससे प्रॉब्लम क्या होती थी, जो ऑथर होता था, मिस्टर ऑथर, उसको एक प्रॉब्लम होती थी, बताऊं क्या। सपोज करो डियर वो ऑथर किसी भी तरह का इनपुट या किसी भी तरह की इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स को अगर यूज करता था फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग दैट टाइप ऑफ सर्विस, तो डियर वो उसका आईटीसी नहीं ले पाता था। क्यों नहीं ले पाता था डियर? क्योंकि आईटीसी आप तभी ले सकते हो जब आपकी आउटवर्ड सर्विस पर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा हो। क्योंकि डियर अगर उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा तो माय डियर फ्रेंड, सप्लायर को जीएसटी कलेक्ट ही नहीं होगा टैक्समैन से। और जब तक जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा, जब तक जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, तो आईटीसी कैसे लेगा ऑथर। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, जब आप लोग आईटीसी वाला चैप्टर पढ़ते हो, जब आप लोग आईटीसी वाला चैप्टर पढ़ते हो, वहां अगर आप कोई भी आउटवर्ड सप्लाई देते हो जिस पे रिवर्स चार्ज है, तो उसको ये लोग एग्जेम्प्ट सर्विस बोलते थे। क्या बोलते थे? एग्जेम्प्ट सर्विस। और उस एग्जेम्प्ट सर्विस, जबकि वो एग्जेम्प्ट नहीं थी, जीएसटी रेसिपिएंट को जमा कराना है, लेकिन इस ऑथर के लिए उसे आईटीसी चैप्टर में एग्जेम्प्ट सर्विस कहा जाता था। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो वहां पर, इसको एग्जेम्प्ट सर्विस कहा जाता था डियर वहां पर, है ना। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये होती थी कि ये ऑथर इनपुट क्रेडिट नहीं ले पाता था, है ना, इसको इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। अच्छा सपोज करो डियर, सपोज करो ये जो ऑथर है, सपोज करो ये कुछ अदर सर्विसेज भी देता है। जैसे मैं एक टीचर हूं तो सपोज करो जी मैं बुक भी लिखता हूं और मैं ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवाता हूं जो स्टूडेंट्स होते हैं, या जो कोई मान लो टैक्स कंसल्टेंसी की ट्रेनिंग है वो भी मैं देता हूं। तो दोस्तों उस पर जीएसटी लगेगा। अच्छा वहां तो फॉरवर्ड चार्ज था ना भाई, जिसको आप लोग नॉर्मल चार्ज भी बोलते हो। अब प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे इनपुट क्रेडिट उसके लिए तो मिलना चाहिए। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी डियर, मेरी कुछ आउटवर्ड सर्विस पर तो लगता था रिवर्स चार्ज और कुछ आउटवर्ड सर्विस पर लगता था फॉरवर्ड चार्ज, और मैं इनपुट क्रेडिट पूरा नहीं ले पाता था डियर, इसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ता था, बड़ी दिक्कत आती थी। तो गवर्नमेंट को जो काउंसिल है डियर, उसके सामने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा गया और उसमें यह कहा गया कि जो ऑथर लोग होते हैं, जो किताब लिखते हैं,
उनको ऑप्शन दे दिया जाए कि वो जब अपना कॉपीराइट किसी को यूज करने के लिए देते हैं तो वो अगर फॉरवर्ड चार्ज लगाना चाहते हैं तो वो फॉरवर्ड चार्ज लगा सकें। तो दोस्तों बहुत सारे ऑथर अब ऐसे हैं जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद अपनी आउटवर्ड सर्विस पर, जो उनकी आउटवर्ड सर्विस है उस पर अब वो फॉरवर्ड चार्ज वाले ऑप्शन को अडॉप्ट कर लेंगे। क्योंकि वैसे भी डियर उस ऑथर को देखो रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा, है ना, और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्योंकि उसको अदर सर्विस देनी है, जब अदर सर्विस देनी है, रिटर्न भी भरनी है, बिल भी काटने हैं, टैक्सेबल इनवॉइस, तो क्यों ना इस आउटवर्ड सर्विस को भी जो जीएसटी है वो ऑथर ही जमा करा दे। तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया कि कोई भी ऑथर अगर अपनी पब्लिशिंग राइट की सर्विस पर जहां रिवर्स चार्ज लगता है अगर वो खुद से जमा कराना चाहे तो करा सकता है। तो डियर अब होगा क्या, अब ऑथर इस सर्विस को जब देगा जो उसकी पब्लिशिंग राइट वाली सर्विस है तो उस पर अब फॉरवर्ड चार्ज लगाया जा सकता है, और अगर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो ऑथर को इस पर जीएसटी कलेक्ट करने का राइट मिल जाएगा। और दोस्तों अदर सर्विस पर वो जीएसटी ऑलरेडी कलेक्ट कर ही रहा है तो वो अपना फुल इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट ले पाएगा। अच्छा दोस्तों ये जबरदस्ती नहीं है, ये ऑथर को ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको इसका जो लीगल टेक्स्ट है वो पढ़ा देता हूं, यहां पर लिखा है, देखो, अगर कोई भी ऑथर रजिस्ट्रेशन लेता है अंडर जीएसटी एंड फाइल अ डिक्लेरेशन एंड फाइल्ड अ डिक्लेरेशन, क्योंकि डियर आप जीएसटी तभी कलेक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर रजिस्टर्ड पर्सन। सो इफ यू आर टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ and if you are filing a declaration in the prescribed form that he exercised the option to pay CGST on the said service under forward charge, author को option दे दिया डियर in accordance with section 9(1) जो हमारा चार्जिंग सेक्शन था, and to comply with all the provisions as they apply to a person liable for paying the tax। अच्छा दोस्तों एक बात और बताऊं, अगर if you are a author and you are selecting this option तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। सर क्या बात ध्यान रखनी है, अगर आपने इस ऑप्शन को एक बार अडॉप्ट कर लिया तो दोस्तों आप इस ऑप्शन को फिर विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, है ना, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। भाई किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इस ऑप्शन को लेते हो तो वो फाइनेंशियल ईयर जब तक खत्म नहीं हो जाता आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, ही मेक्स अ डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इशूड बाय हिम इन प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द पब्लिशर। अरे भाई जब ऑथर पब्लिशर को कोई सर्विस देगा तो वो जब बिल बनाएगा डियर, टैक्स इनवॉइस बनाएगा, तो वो उसमें टैक्स शो करेगा, तो उसके अंदर भी इस बात को लिखेगा कि पब्लिशर आपको ये जीएसटी जमा नहीं कराना है, इस बात को उसे अपने बिल में, अपने इनवॉइस में भी दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज डियर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ऑथर और पब्लिशर के बीच में। तो अगर ऑथर इस ऑप्शन को अडॉप्ट करता है तो एक तो डियर 1 साल वाली बात आपको याद रखनी है कि 1 साल तक आप इसको चेंज नहीं करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है डियर कि आप जो इनवॉइस बनाओगे, आप जो इनवॉइस बनाकर पब्लिशर को इशू करोगे उस इनवॉइस पर भी आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, है ना। तो ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद रख लो यहां पर इन आरसीएम में ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में डियर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी मैंने बताया डियर वो ऑलरेडी आरसीएम में था, बस उसमें ऑथर के केस में डियर फॉरवर्ड चार्ज लगाने का ऑप्शन दिया गया है। क्यों दिया गया है डियर, ये भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। दोस्तों जो बी पॉइंट है, जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को आरसीएम के अंदर जो न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई है वो भी बताना चाहूंगा। आरसीएम के अंदर जो न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई है वो भी बताना चाहूंगा। सर वो न्यू सर्विसेज कौन सी हैं आरसीएम के अंदर, बताता हूं डियर। कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो दोस्तों आप लोगों ने सेक्शन 9(3) जो पढ़ा था सीजीएसटी एक्ट में, आप अपना मॉड्यूल उठाकर देख सकते हैं, तो उस 9(3) में मैंने आपको एक बहुत बड़ी टेबल पढ़ाई थी, है ना,
और उस टेबल में हमने नंबर ऑफ सर्विसेज का नाम पढ़ा था, जहां पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। माय डियर फ्रेंड, दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वहां पर कुछ न्यू सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और वो जो न्यू सर्विसेज है उसमें एक तो है सीरियल नंबर 15, और उस सीरियल नंबर 15 में डियर जिस सर्विस का नाम लिखा गया है दैट इज कॉल्ड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। कोई भी व्यक्ति डियर अगर मोटर व्हीकल को किराए पर देता है ना, दैट इज कॉल्ड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। दोस्तों मैं आप लोगों को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे देश में कोई भी बंदा अगर सप्लायर है, और एक बंदा होता है जी रेसिपिएंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों ये जो सप्लायर होता है, सपोज करो ये सर्विस दे रहा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। दोस्तों ये मोटर व्हीकल को रेंट पर दे रहा है। अच्छा ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इट इज नॉट गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वो अलग चीज होती है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज अ डिफरेंट थिंग। मैं बात कर रहा हूं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की। भाई अगर आप बस में यात्रा करते हो टिकट खरीद के, तो वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, है ना। आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू अपना गुड्स बेचते हो, इट इज नॉट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, इट इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। लेकिन सपोज करो जी आपको शादी में जाना है ना, आपको बारात लेके जानी है, आपने बस बुक करा ली, इट इज कॉल्ड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, है ना। आपने मोटर व्हीकल रेंट पे ले लिया डियर, आपने गाड़ी किराए पे ले ली। अच्छा ये जो सर्विस होती है दैट इज कॉल्ड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। इसमें क्या होता था डियर, चाहे आप उसको गुड्स के लिए लो, है ना, और चाहे आप उसको पैसेंजर्स के लिए लो, तो जब भी आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस देते हो, यू आर सप्लायर ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो दोस्तों ये जो आपकी सर्विस है, ये जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है, दोस्तों यहां पर क्या होता था, एक तो रेट होती थी 5% और एक रेट होती थी डियर 18%। दोस्तों अमेंडमेंट को समझने से पहले ये बैकग्राउंड एक बार आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहां पर डियर दो तरह का रेट ऑप्शन होता था। आप अपनी आउटवर्ड सर्विस पर 5% वाला रेट भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो 18% वाला रेट भी लगा सकते हो। दोस्तों अगर आप 5% वाले ऑप्शन में जाते थे तो क्या होता था, 5% वाले ऑप्शन में विदाउट आईटीसी, मतलब आपको आईटीसी बेनिफिट नहीं मिलता था। भाई अगर आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हो, इसके लिए आपको अगर कोई इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स खरीदना पड़ेगा, तो उसका आपको जो आईटीसी होता था वो नहीं मिलता था, अगर आप 5% वाले ऑप्शन को अडॉप्ट करते हो तो, है ना। अगर आप 5% वाले ऑप्शन को अडॉप्ट करते हो, क्योंकि ये लोअर रेट होती है, कम रेट होती है, तो यहां आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। हां सेम लाइन ऑफ बिजनेस में मिलता था, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। सेम लाइन ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है, तो 5% में आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। अगर आप आउटवर्ड सप्लाई पर 5% रेट लगाओगे तो आपको इनवर्ड सप्लाई का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हां एक सिचुएशन में मिलता था, दैट इज कॉल्ड सेम लाइन ऑफ बिजनेस। सेम लाइन का मतलब यह है कि जैसे ये तो है मिस्टर बी, सपोज करो इसने मिस्टर ए से जो सर्विस ली वो भी रेंटिंग की ही है। भाई इसके पास बस नहीं है, सपोज करो इसके पास 10 गाड़ियां हैं, वो पहले से ऑलरेडी बुक है। अब कोई रेसिपिएंट आया मिस्टर रामलाल, और रामलाल ने कहा भाई मेरे को एक बस किराए पे दे दो। तो मिस्टर बी ने क्या किया, उसके पास तो बस थी नहीं, उसने ऐसे कहा यार तू मुझे दे दे रेंट पे, फिर मैं आगे दे दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड कि मिस्टर ए मिस्टर बी को सर्विस दे रहा है, और जब मिस्टर ए मिस्टर बी को सर्विस दे रहा होगा दैट इज कॉल्ड सेम लाइन ऑफ बिजनेस, तो वहां पर तो क्रेडिट मिल जाता था। बाकी डियर क्या होता था,
अब सपोज करो यहां 5% से 5,000 रुपए का जीएसटी बनता है और इस सर्विस पर सपोज करो 1,000 बनता है, तो 5,000 में से 1,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज इट इज द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अदरवाइज डियर, कोई भी इनपुट हो, कोई भी इनपुट सर्विस हो, कोई भी कैपिटल गुड्स हो, इन दोज सिचुएशंस यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। बट दोस्तों, अगर सप्लायर ये कहता है कि साहब मुझे तो पूरा पूरा क्रेडिट चाहिए, I want full ITC in relation to all inputs, in relation to all capital goods, in relation to all input services. अगर मिस्टर बी कहता है I want to take full ITC, तो दोस्तों वहां पर क्या होता था कि जो मिस्टर बी होता था, जिसको हम सप्लायर बोलते हैं, उस मिस्टर बी को, उस सप्लायर को अपनी आउटवर्ड सर्विस पर 18% की रेट लगानी होती थी। उसमें क्या होता था कि सप्लायर बिल बनाएगा, 18% जीएसटी चार्ज करेगा रेसिपिएंट से अपने बिल में, और उसको फुल क्रेडिट लेने दिया जाएगा, चाहे वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का मैटर हो या ना हो। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड क्लियर किया। इफ यू आर प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, देन यू हैव टू ऑप्शंस। यू कैन चार्ज 5% एज एन आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी रेट, or you can charge 18% rate. If you are charging 18% rate, then you are eligible to take full credit. You are eligible to take full credit. But if you are charging only 5% rate, if you are charging only 5% rate, then my dear friend, you are not eligible to take the ITC, except same line of business service. ओके दोस्तों, यहां पर आरसीएम की टेबल पर अगर हम आते हैं, तो अब इन लोगों ने यहां पर एक इंपॉर्टेंट चेंज किया है। वो चेंज क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इन्होंने आरसीएम वाली टेबल में एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस करी है, दैट इज इन रिलेशन टू रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अब दोस्तों, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की जो सर्विस होगी उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। कब लगेगा, किस सिचुएशन में लगेगा, वी हैव टू डिस्कस माय डियर फ्रेंड। तो मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर अपन उसको एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। एनी पर्सन, डियर, लॉ ने बोला एनी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन सर्विस दे रहा हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ध्यान रखना, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट मींस कंपनी नहीं होना चाहिए। एंड हु इज पेइंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%। और वो जो एनी पर्सन है डियर, वो सीजीएसटी कौन सी रेट से लगा रहा हो, 2.5। तो दोस्तों, द इफेक्टिव रेट इज 2.5 प्लस 2.5, बिकॉज सीजीएसटी इज 2.5, देन एसजीएसटी इज ऑल्सो 2.5, सो द रेट इज 5%। तो अगर आप कोई भी पर्सन हो सप्लायर, बस आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होने चाहिए, और अगर आप 5% की रेट लगाते हो ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विद इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली ऑफ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, क्योंकि दोस्तों आपको 5% रेट लगाने पर ओनली सेम लाइन ऑफ बिजनेस का ही क्रेडिट मिला करता था। तो वहां पर गवर्नमेंट ने यह बोला कि अगर यह सर्विस आप किसी ऐसे रेसिपिएंट को देते हो जो कि खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट का क्या होना जरूरी है डियर, बॉडी कॉर्पोरेट होना जरूरी है, और वो बॉडी कॉर्पोरेट भी कहां होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में। तो वहां पर डियर जीएसटी जमा कराने की जो जिम्मेदारी होगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अब उस रेसिपिएंट की ही होगी। मैं समझाता हूं डियर, बात क्या है, सुनो। गवर्नमेंट जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लेकर आई है, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पहली बात तो तब एप्लीकेबल होगा जब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की जो सर्विस देने वाला बंदा है वो 5% वाले ऑप्शन को अडॉप्ट कर रहा होगा। 5% का मतलब होता है जी 2.5 प्लस 2.5, है ना। इसका मतलब अगर सप्लायर 18% वाले ऑप्शन को अडॉप्ट करेगा तो पहली बात तो देखो वहां आरसीएम नहीं है, वहां अभी भी फॉरवर्ड चार्ज है जिसको आप लोग नॉर्मल चार्ज भी बोलते हो, और वहां आईटीसी भी फुल मिलता है डियर सप्लायर को। तो पहली बात अपने माइंड में ये सेट करो
कि इफ यू आर सप्लायर ऑफ सर्विस, इफ यू आर प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, in this situation if you are charging 5% rate, then RCM will be applicable. This is the first condition my dear friend. Second condition, RCM तब लगेगा डियर, RCM तब लगेगा जब सप्लायर, ये जो सप्लायर है ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, बस कौन नहीं होना चाहिए, अदर देन कंपनी, कंपनी नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे फिर ये इंडिविजुअल हो, एलएलपी हो, फर्म हो, है ना। अच्छा यहां एलएलपी को फर्म ही माना है डियर, जबकि एलएलपी का भी काम कंपनी की तरह होता है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, एलएलपी इज ट्रीटेड एज अ फर्म। तो कोई भी पर्सन हो सकता है, बस वो कंपनी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों तीसरा कंडीशन है कि ये जो रेसिपिएंट है इट शुड बी कंपनी, जो सर्विस लेने वाला बंदा है डियर वो कंपनी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कंपनी। अब चलो दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, तभी तो मजा आएगा। सपोज करो डियर मिस्टर बी रामलाल को सर्विस दे रहा है। अच्छा रामलाल इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, रामलाल ने गाड़ी किराए पे ली और मिस्टर बी सपोज करो जी 5% ऑप्शन अडॉप्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ दोस्तों नॉर्मल चार्ज लगेगा या रिवर्स चार्ज? सर यहां पर नॉर्मल चार्ज लगेगा। वाई? 5% रेट है भाई, नॉर्मल चार्ज कैसे लगाओगे? सर बिकॉज रामलाल इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, सो यहां पर नॉर्मल चार्ज एप्लीकेबल होगा। सर यहां पर नॉर्मल चार्ज एप्लीकेबल होगा। अच्छा तो फिर रामलाल क्रेडिट ले पाएगा क्या? सर कोई क्रेडिट नहीं ले पाएगा एक्सेप्ट सेम लाइन ऑफ बिजनेस, एक्सेप्ट सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ओके जी, चलो दूसरा क्वेश्चन डियर। सपोज करो डियर यहां पर सर्विस देने वाला पर्सन बी लिमिटेड है, नॉट बी, द पर्सन इज बी लिमिटेड एंड द रेसिपिएंट इज रामलाल, एंड द रेसिपिएंट इज रामलाल। दोस्तों मुझे बताओ अगर रामलाल सर्विस ले रहा है बी लिमिटेड से तो क्या दोस्तों यहां आरसीएम लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। रीजन बीइंग सर्विस देने वाला कोई भी हो सकता है, बस वो कंपनी नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर कंपनी है तो सर फिर रिवर्स चार्ज है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता तो कौन सा मैकेनिज्म लगता है? फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा फॉरवर्ड चार्ज के लिए बोलना नहीं पड़ता, इट इज अंडरस्टूड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बी लिमिटेड सर्विस दे रही है सी लिमिटेड को, लो जी रेसिपिएंट कंपनी है लेकिन सप्लायर भी कंपनी है, दोनों कंपनी है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रही है। अच्छा दोस्तों रेट 5% लग रही है, मुझे बताओ डियर जीएसटी कौन जमा कराएगा, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा? सर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, रिवर्स चार्ज 3 कंडीशंस पूरा होने पर लगता है। पहला, जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा हो वो 5% वाले रेट को अडॉप्ट करे, 18 वाले को अडॉप्ट ना करे, क्योंकि 18 वाले में तो रिवर्स चार्ज लग ही नहीं सकता। कौन सा रेट अडॉप्ट करे? 5%। 5 मतलब 2.5 सीजीएसटी, 2.5 एसजीएसटी। दूसरी बात, जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, अदर देन कंपनी, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और तीसरा जो कंडीशन है, जो उस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस को लेगा, द पर्सन शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट, द पर्सन शुड बी कंपनी। माय डियर फ्रेंड, आई थिंक दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इन तीनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन दोस्तों फुलफिल नहीं होती है तो मैं आप लोगों को बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, सप्लायर ही जीएसटी जमा कराएगा। ओके दोस्तों, हां सर बात बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सीरियल नंबर 16 पर लेकर जाता हूं। ये जो हमारा सीरियल नंबर 16 है इस पर मैं आप लोगों को लेकर जाता हूं।
चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सर्विस पर लेकर जाता हूं, जो कि आरसीएम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है माय डियर फ्रेंड्स, और वो है हमारा सीरियल नंबर 16 माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो सीरियल नंबर 16 है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। पहले मैं वो सर्विस आप लोगों को समझाऊंगा। उस सर्विस का नाम है दोस्तों सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। उस सर्विस का नाम क्या है? सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम 1997 ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आप लोगों को एक बैकग्राउंड समझाता हूं और उस बैकग्राउंड के बाद ही हम इस लीगल टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए, हमारे देश में एक सेबी होता है, सेबी। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं आपको कुछ नोट करवा रहा हूं ना, नोटिंग, तो जब आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो ये नोटिंग आप जरूर कॉपी में कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है दोस्तों एट द टाइम ऑफ रिवीजन, जब आप अमेंडमेंट्स को रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। उस समय ये नोटिंग अगर आप देखोगे तो आपको फटाफट से याद हो जाएगा। तो दोस्तों, सेबी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। सेबी जो होता है डियर, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है डियर इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को उनको प्रोटेक्ट करना डियर, उनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। तो दोस्तों, सेबी क्या करता है मैं आपको बताऊं। आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, है ना? आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमारे देश में जितने भी सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सभी सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होते हैं। आपको पता है डियर, वो सभी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होते हैं। जैसे सपोज करो जी, मिस्टर ए अपने रिलायंस के शेयर्स बेचना चाहता है ना? मिस्टर ए वांट्स टू सेल द शेयर्स ऑफ रिलायंस, और दूसरी तरफ जो मिस्टर बी है, वो मिस्टर बी रिलायंस के शेयर्स को परचेज करना चाहता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मिस्टर ए मार्केट में ढूंढने निकलेगा कि भाई कौन खरीदना चाहता है, और मिस्टर बी सेलर को ढूंढने निकलेगा। ना जी ना, ये अपनी सेल की रिक्वेस्ट लगाएगा और ये अपनी परचेज की रिक्वेस्ट को लगाएगा, और जो स्टॉक एक्सचेंज है डियर, वो उनके ट्रांजैक्शन को सेटल्ड करेगा। अच्छा, मिस्टर ए को पता नहीं होता है कि उसके शेयर मिस्टर बी ने परचेज किए हैं, और मिस्टर बी को भी ये पता नहीं होता है कि उसको जो शेयर्स मिले हैं वो मिस्टर ए से मिले हैं। ये पता नहीं होता है डियर, है ना? बस उनका ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है कि वो इतने पर बेचना चाहता है, वो इतने पर खरीदना चाहता है। जहां भी प्राइस मैच होती है डियर, ट्रांजैक्शंस को सेटल्ड कर दिया जाता है बाय द स्टॉक एक्सचेंज। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जैसे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, वैसे ही डियर ये जो सिक्योरिटीज होती हैं, इनकी लैंडिंग करवाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लैंडिंग का मतलब होता है दोस्तों किराए पर देना। हां जी, मतलब जैसे मकान किराए पर दिए जाते हैं, गाड़ियां किराए पर दी जाती है, व्हीकल्स, ऐसे ही डियर सिक्योरिटीज को भी किराए पर दिया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कोई सिक्योरिटीज क्यों किराए पर देगा? दोस्तों, देते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। सपोज करो मिस्टर बी ने मार्केट में कुछ शॉर्ट सेल कर रखी है। शॉर्ट सेल का मतलब होता है भाई पहले से सिक्योरिटीज को बेच रखा है, सेल कर रखा है। तो क्या होता है डियर, मिस्टर बी ने अगर कोई पहले से ट्रांजैक्शन सेल का कर रखा है, तो अब उसको शेयर उसके पास होना जरूरी है। अच्छा, अभी मार्केट में जो है प्राइस जो है वो उसके फेवर में नहीं है, तो वो क्या करेगा, थोड़े समय के लिए मिस्टर ए से उन सिक्योरिटीज को किराए पर ले लेगा और अपने सौदे को एक बार सेटल करा देगा, और आफ्टर ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, एक निश्चित समय सीमा के बाद, मिस्टर बी जिसने मिस्टर ए से शेयर किराए पर लिए थे,
वो उन शेयर्स को वापस मिस्टर ए को लौटाएगा और उसका जो चार्जेस होगा लेंडिंग का वो देगा। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है डियर। जैसे शेयर को खरीदा बेचा जाता है, जैसे सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन होते हैं डियर, वैसे ही लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज भी होती है, किराए पर दी जाती है डियर सिक्योरिटी। अच्छा सर, इस काम को करवाता कौन है? दोस्तों, इसके लिए इंटरमीडिएटरी होते हैं मार्केट में, इंटरमीडिएटरी, हां जी, दलाल होते हैं। और ये दलाल ऐसे वैसे दलाल नहीं होते हैं, ये इंटरमीडिएटरी सेबी से अप्रूव्ड होते हैं। क्योंकि भाई क्या गारंटी, कल को मिस्टर ए ने किराए पर दे दिया, बी मना कर दे, मैं नहीं लौटाऊंगा, तो इसमें गारंटी उन अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरीज की होती है। ये जो लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन होता है माय डियर फ्रेंड, ये हमेशा इंटरमीडिएटरी के थ्रू होता है। और ये इंटरमीडिएटरी किससे अप्रूव्ड होते हैं जी? सेबी से अप्रूव्ड होते हैं। ये ट्रांजैक्शन करवाता कौन है? लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज का। जैसे मिस्टर ए ने कहा इंटरमीडिएटरी मुझे अपनी सिक्योरिटी किराए पर देने के लिए अवेलेबल है, उधर मिस्टर बी ने कहा जी मुझे चाहिए, तो उनको मिलाएगा कौन? इंटरमीडिएटरी। जैसे आपका ऑफिस स्पेस खाली पड़ा है डियर, तो आप किसी ब्रोकर को कहोगे ना भाई मेरी जगह अवेलेबल है, कोई किराए पर लेना चाहे तो बता देना। ऐसे डियर जिसको किराए पर लेना है वो भी कहेगा भाई मुझे ऑफिस स्पेस चाहिए, कोई हो तो बताना। तो बीच में सौदा कौन सेटल कराता है? ब्रोकर कराता है। दोस्तों, ये सिक्योरिटी का सेल नहीं है, ये आप टेम्पररी पर्पस के लिए अपनी सिक्योरिटीज किसी को किराए पर दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा दोस्तों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अमेंडमेंट तो मैं बाद में बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मुझे बताइए दोस्तों कि ये जो लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, क्या ये सप्लाई है? सबसे पहले माइंड में जो क्वेश्चन अराइज होता है कि लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन अगर कोई बंदा करेगा तो क्या हम उसको सप्लाई मानेंगे, वेदर इट इज सप्लाई? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अच्छा मुझे कई महान लोग क्या बोलते हैं कि सर सिक्योरिटी तो गुड्स भी नहीं होती है ना, और सर सिक्योरिटी तो सर्विस भी नहीं होती है। जब हम गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन पढ़ते हैं डियर, वहां सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया गया है। तो सर जो चीज गुड्स नहीं है, जो चीज सर्विस नहीं है, उसको आप सप्लाई कैसे बोल सकते हो? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा डियर, मैं सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, मैं सिक्योरिटी की लैंडिंग कर रहा हूं, मैं उसको किराए पर दे रहा हूं डियर। और आपको बता दूं डियर, जब हम सप्लाई कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे वहां पर एक बात लिखी थी कि मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स नॉट सर्विस, नॉट गुड्स नॉट सर्विस। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब उन सिक्योरिटीज को आप किसी को किराए पर देते हो, यूज करने के लिए देते हो, तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। जैसे मनी इज नॉट ए गुड्स और मनी इज नॉट ए सर्विस, लेकिन अगर आप मनी किसी को यूज करने के लिए दोगे और आप उस पर एज ए कंसिडरेशन इंटरेस्ट चार्ज करोगे, देन इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप मनी को चेंज कराओगे, उसके डिनोमिनेशन को चेंज करवाओगे किसी ब्रोकर से, उसका अगर आपको कमीशन देना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। सो लाइक दैट माय डियर फ्रेंड, सिक्योरिटी इज नॉट गुड्स, सिक्योरिटी इज नॉट सर्विस, लेकिन सिक्योरिटी किसी को टेम्पररी पर्पस के लिए देना इज ऑलवेज सर्विस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो जी ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। हां, अगर मैं सिक्योरिटी बेचता हूं, सेल करता हूं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज सिक्योरिटी इज नॉट सर्विस। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी लैंडिंग करता हूं और उसके बदले में मुझे कुछ किराया मिलता है, मुझे कुछ चार्ज मिलता है, देन इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सप्लाई ऑफ सर्विस पर क्या लगना चाहिए? जीएसटी लगना चाहिए। चलो जी जीएसटी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो सप्लायर है, सपोज करो ये मिस्टर बी को लैंडिंग करता है सिक्योरिटीज का, और वो इस सर्विस के ऊपर ये जो लैंडिंग के चार्ज हैं इस पर अगर जीएसटी लगाएगा और लगाकर उसका अगर टैक्सेबल इनवॉइस रेज करेगा, तो सोचो कितना प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, वो किसके नाम पर रेज करे?
क्योंकि मिस्टर ए को थोड़ा ना पता है कि भाई उसकी सिक्योरिटी को मिस्टर बी ने किराए पर लिया है, क्योंकि ये पता नहीं होता है डियर। ये ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली सेटल्ड करवाए जाते हैं बाय द इंटरमीडिएटरीज। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू था कि भाई इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज लाइबल फॉर जीएसटी। अगर सपोज करो ए ने जीएसटी जमा करा भी देगा तो डियर वो तो मिस्टर बी से जब चार्जेस लेगा तो उसमें जीएसटी इंक्लूड करके लेगा, लेकिन मिस्टर बी को उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, आईटीसी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मिस्टर बी को कोई बिल नहीं मिलेगा मिस्टर ए से। तो इसके लिए डियर मिस्टर बी को बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मिस्टर ए ने क्या किया डियर, मिस्टर ए ने इस इंटरमीडिएटरी को बोला कि यार तू मुझे बता दे कि मेरी सिक्योरिटीज तूने किसको लेंड करी है ना, ताकि मैं उसको इनवॉइस दे दूं और इनवॉइस से मैं उससे जीएसटी चार्ज कर लूं। डियर इंटरमीडिएटरीज नहीं बता सकते नाम, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है ना, कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, नहीं बता सकते। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार एक काम करो, वैसे भी चार्जेस तो मिस्टर बी देगा ही देगा, ऐसा करते हैं कि जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी इस ए की जगह बी पर डाल देते हैं। मतलब जो रेसिपिएंट है, जो इस सर्विस को ले रहा है, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की सर्विस को जो बंदा ले रहा है, उसको कहते हैं भाई तू इसका जीएसटी जमा करा दे एज ए रेसिपिएंट। और जब मिस्टर बी जीएसटी जमा कराएगा, चालान के थ्रू जीएसटी जमा कराएगा, तो दोस्तों जमा कराने के बाद उसी चालान के बेसिस पर वो आईटीसी को अवेल भी कर पाएगा अपनी आउटवर्ड सप्लाई से। अपनी जो उसकी आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है उससे वो क्रेडिट को भी ले पाएगा। और मिस्टर ए पर वो जो टैक्सेबल इनवॉइस बनाने का प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब मिस्टर ए को जीएसटी जमा कराना ही नहीं है तो वो मिस्टर बी पर टैक्सेबल इनवॉइस क्यों रेस करेगा, है ना। तो डियर ये टेक्निकल इशू था, इसे सॉल्व किया गया है। मैं एक बार आपको इसका लीगल टेक्स्ट पढ़कर भी सुना देता हूं। दोस्तों सीरियल नंबर जो 16 है, ये जो हमारा सीरियल नंबर 16 है दोस्तों, वहां पर लिखा गया है कोई भी लेंडर जो सिक्योरिटीज को डिपॉजिट कराता है इन द नेम और इन द नेम ऑफ अदर पर्सन, मिस्टर ए अपनी सिक्योरिटी भी लेंड कर सकता है, और किसी ने अगर मिस्टर ए को ऑथराइज किया है तो मिस्टर ए किसी दूसरी की सिक्योरिटीज को भी लैंड करवा सकता है। और वो लैंड करवाएगा किसके थ्रू, ऑन बिहाफ ऑफ अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी। ये काम कौन करेगा डियर, अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी करेगा फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग अंडर स्कीम ऑफ सेबी। लेकिन दोस्तों लेंडर उसका जीएसटी जमा नहीं कराएगा, जो सप्लायर ऑफ सर्विस है डियर वो जीएसटी जमा नहीं कराएगा। जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी बोरोवर पर होगी डियर, जो उसको बोरो करेगा, जो सिक्योरिटीज को बोरो करेगा डियर वो उसका जीएसटी जमा कराएगा। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये जो सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम है, ये भी आप लोगों को नीचे डिटेल में समझाई गई है। तो वैसे तो अमेंडमेंट तो यही है, लेकिन अगर आप इस स्कीम को समझना चाहते हो तो स्कीम को डिटेल में दिया गया है और स्कीम में समझाया गया है डियर कि लैंडर सिक्योरिटी बोरोवर को देता है और ये काम अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के थ्रू होता है। इसमें नाम नहीं पता होता, बोरोवर कौन है, लैंडर कौन है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं डियर। यही बात इसमें समझाई गई है। फिर सर्विस की डेफिनेशन बताई गई है कि सर्विस की डेफिनेशन में गुड्स नहीं आते, मनी नहीं आती, सिक्योरिटी नहीं आती। लेकिन दोस्तों जब आप किसी भी मनी या सिक्योरिटी को यूज करने के लिए देते हो, है ना, देखो ये लिखा हुआ भी है, सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज नॉट गुड, सिक्योरिटी इज नॉट सर्विस। लेकिन उस सिक्योरिटी को जब आप फैसिलिटेट करोगे, उसको आप ट्रांजैक्शन को अरेंजमेंट करने के लिए दोगे, देन इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यही बात आपको नीचे डिटेल में समझाई गई है। तो आप इस स्कीम को एक बार खुद से पढ़ना चाहे तो पढ़िए। और इस स्कीम के अंदर यह भी बताया कि सिक्योरिटी टेम्पररी पर्पस के लिए दी जाती है और आफ्टर ए सर्टेन टाइम वो सिक्योरिटीज वापस लौटानी पड़ती है डियर, वापस लौटानी पड़ती है। इसके लिए लैंडिंग फीस चार्ज की जाती है फ्रॉम द बोरोवर्स ऑफ द सिक्योरिटी हैज द कैरेक्टर ऑफ कंसीडरेशन। अच्छा दोस्तों ये काम 1 जुलाई 17 से हो रहा था। 1 जुलाई 17 से लेकर 30/9/2019 तक
लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज का जो ट्रांजैक्शन था, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज का जो ट्रांजैक्शन था दोस्तों, उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगा करता था। जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी सप्लायर की होती थी, लेंडर की होती थी। लेकिन दोस्तों 1 अक्टूबर 2019 से यह चेंज कर दिया गया है। अब जहां पर फॉरवर्ड चार्ज लगा करता था वहां अब फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा। अब वहां पर दोस्तों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है जहां पर सर्विस का क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो आपको याद रखना पड़ेगा, कट ऑफ डेट याद रखनी पड़ेगी। जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से लेकर 30/9/2019 तक फॉरवर्ड चार्ज लगता था। 1 अक्टूबर 2019 से डियर इस सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो गया है। दोस्तों मैंने आप लोगों को इसका लीगल बैकग्राउंड भी समझाया है और आपको याद रखने में मदद मिलेगी कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया। अच्छा, जब आप क्यों किया पढ़ते हो डियर तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे और आगे जो भी अमेंडमेंट वीडियोस हैं उनके अमेंडमेंट्स के रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आशा करता हूं डियर आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें डियर, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वीडियोस कहीं आपके छूट ना जाएं और एग्जाम में आपको इसका नुकसान ना उठाना पड़े। दोस्तों अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए ताकि जल्दी से आपको अपडेट मिलता रहे। और लास्ट में मेरा एक ही कहना है, जोश दिल में जगाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।